नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। मोदी सनातन का गौरव लौटा रहे, इंडी वाले मुस्लिम वोट के चक्कर में औरंगजेब को महान क्यों बता रहे, हिंदू मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब को किसने हिंदू प्रेमी बताया तो भयंकर तूफान आया, आज आपको यह बताऊंगा। कौन औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है, न बाप का सगा न भाइयों का, औरंगजेब की फर्जी महानता का वो चैप्टर जो हर धागे खोल देगा, आज वो लेकर आया हूं। हिंदुओं पर औरंगजेब के अत्याचार की वो कहानी जो आपको बताई नहीं गई, आज वो भी बताऊंगा। पहले बेइज्जत किया, अब ट्रंप ने बड़ा एक्शन लिया, जेलेंस्की का काउंटडाउन चालू हो गया है क्या? न पैसा न हथियार, ट्रंप ने एक झटके में यूक्रेन को कैसे घुटनों पर ला दिया, आज ये भी दिखाऊंगा। इसके अलावा अब्दुल रहमान बना शंकर, और फिर राम मंदिर में धमाके का वो प्लान जो एक्सपोज हो गया, आज उसकी एक एक डिटेल बताऊंगा। राम मंदिर में धमाका करने निकले आतंकी का किससे कनेक्शन निकल आया, ये भी बताऊंगा। पीएम मोदी का मेगा प्लान, अब वो ट्रक ले आए जो महंगाई घटाने का के काम आएगी क्या, इसका भी चैप्टर है। लेकिन पहले आपको पीएम मोदी की 10 ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे पर जामनगर में वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन सेंटर का उद्घाटन किया, जिसे मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे प्रोजेक्ट का जायजा लिया और वनतारा की बेहतरीन व्यवस्था की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने यहां शेर के बच्चों के साथ कुछ पल बिताए और उनको दूध भी पिलाया। आप देखिए, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री मोदी आपको शेर के बच्चों के साथ खेलते दिख रहे हैं, उन्हें दूध पिलाते भी दिखे, और ये तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। वनतारा में छावा के साथ पीएम मोदी, लोग लिख रहे हैं, भाई छावा मतलब शेर का बच्चा, तो लोग लिख रहे हैं कि पीएम मोदी छावा के साथ नजर आ रहे हैं और शेर के बच्चों को दूध पिला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाइल्ड लाइफ को काफी करीब से फॉलो भी करते हैं, अक्सर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते रहते हैं। वनतारा में प्रधानमंत्री मोदी ने वाइल्ड लाइफ का आनंद भी लिया। वनतारा में जंगली जानवर खुले में आराम से रहते हैं। शेरों को देखने के लिए ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक शीशे के पीछे से आप शेर को देख सकते हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये भी बहुत वायरल हो रही है। जिस तरह से शेर जो है वो प्रधानमंत्री के बिल्कुल करीब आ गया, ऐसे जैसे उनको छूना चाह रहा हो। ये तस्वीरें भी लोग देख रहे हैं तो हतप्रभ रह जा रहे हैं। पीएम मोदी के बिल्कुल पास आकर किस तरह से शेर जो है वो उनसे एक तरीके से लग रहा था जैसे उनसे मिलना चाह रहे हो, उनसे हाथ मिलाना चाह रहे हो, ऐसी तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली है। वनतारा में पीएम मोदी ने हाथियों को भी खाना खिलाया। यह तस्वीर देखिए, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अनंत अंबानी के साथ उस फैसिलिटी में भी गए जहां जानवरों का इलाज हो रहा था। वनतारा में हाइड्रोथेरेपी पूल बनाए गए हैं जहां जानवर आकर नहाते हैं। इस थेरेपी में पानी के जरिए जानवरों का इलाज होता है। वनतारा में हाथियों के लिए अलग से कैंप है जहां उनका खास ख्याल रखा जाता है। पीएम मोदी ने हाथियों का जिक्र करते हुए बताया कि वनतारा में उन्होंने एक ऐसे हाथी को देखा जो एसिड अटैक का शिकार था। पीएम मोदी ने बताया कि यहां कई ऐसे हाथी थे जो जुल्म का शिकार थे और उन्होंने इस पर दुख जताया कि लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं। वनतारा में अलग अलग प्रजाति के सैकड़ों जानवर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां एक सींग वाले राइनो के साथ भी कुछ पल बिताया। अब ये तस्वीर देखिए, पीएम मोदी ने अपने हाथों से एक सींग वाले राइनो को खाना खिलाया। ये तस्वीर भी बहुत वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने वनतारा में जिराफ को भी खाना खिलाया। पीएम मोदी हाथ में खाने की प्लेट लेकर जिराफ के सामने गए और उसे खाना खिलाते दिखे। वीडियो में दिख रहा है कि पीएम मोदी अपने हाथ से भी जिराफ को खाना खिला रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी हैट पहने हुए दिखे और कुर्ता पजामा और जैकेट उन्होंने पहनी हुई थी और जिराफ को भी खाना खिला रहे थे। वनतारा दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है। यहां करीब 1.5 लाख से ज्यादा वो जानवर हैं जिन्हें रेस्क्यू करके लाया गया। इस सेंटर में घूमते हुए पीएम मोदी मगरमच्छों के बाड़े में भी गए। यहां की तस्वीरें भी जबरदस्त हैं। ऊपर पीएम मोदी एक कांच के प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और नीचे मगरमच्छों का पूरा झुंड नजर आया। ऐसा लगा वो भी पीएम मोदी से मिलने आ रहे हो। वनतारा अनंत अंबानी का दरअसल ड्रीम प्रोजेक्ट है। वनतारा में 2000 से अधिक प्रजातियों के जानवर हैं। यहां पीएम मोदी ने 7 घंटे का लंबा वक्त बिताया। उनके साथ अनंत अंबानी भी मौजूद रहे। वनतारा में पीएम मोदी सांपों के बाड़े में भी गए। एक सांप को पीएम मोदी ने हाथ में भी उठा लिया। एक 2 मुंहे वाले रेयर कछुए को भी उन्होंने हाथ में उठाया। वनतारा में दुनिया का सबसे बड़ा चीता कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है। पीएम मोदी यहां भी गए और जीप से बैठे बैठे चीता प्रोजेक्ट की जानकारी ली।
वनतारा 3500 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फैला है। पीएम मोदी ने अपनी वनतारा विजिट के बारे में बात करते हुए अनंत अंबानी और उनकी टीम की तारीफ भी की। वनतारा में पीएम मोदी ने कैसे वक्त बिताया, कैसे एंजॉय किया, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। यहां कुछ चिंपैंजी पीएम मोदी से चिपक ही गए। पीएम मोदी ने भी अपनी गोद में चिंपैंजी को उठा लिया और उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया। वनतारा जाकर पीएम मोदी भावुक भी हो गए क्योंकि वहां उन्होंने कई ऐसे जानवरों को देखा जिनका इलाज चल रहा था और जो बहुत पीड़ा में थे। पीएम मोदी ने वनतारा में उस अस्पताल का दौरा किया जहां जानवरों को हाई क्लास ट्रीटमेंट मिल रहा है। आधुनिक मशीनों से जानवरों का इलाज हो रहा है। यहां पर जानवरों के इलाज के लिए रिसर्च सेंटर भी है, लेबोरेटरी भी है, मतलब हर वो सुविधा है जो इंसानों के महंगे से महंगे हॉस्पिटल में होती है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को इस पूरे क्षेत्र को देखने में, इस पूरी सिस्टम को समझने में 7 घंटे लगे। और चूंकि उनका एक अलग लगाव है जानवरों से, वन जीवों से, तो उस पल को बिताने में उन्होंने भी अलग सुकून महसूस किया। में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह अयोध्या इंटरनेशनल मैप में छा गया है, दुनिया भर से राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। और प्रयागराज में हुए महाकुंभ के दौरान जिस तरह राम मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, महाकुंभ के दौरान 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। हर दिन करीब 8 लाख लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से मंदिर में दर्शन का वक्त भी बढ़ाना पड़ गया था। मतलब हर तरफ राम मंदिर का रौला दिख रहा है, राम मंदिर की चर्चा हो रही। राम मंदिर के लिए श्रद्धालुओं की यह आस्था पाकिस्तान और उसकी गोद में पल रहे आतंकी संगठनों की आंख में खटक रही, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण से पहले भी कई बार अयोध्या को दहलाने की नाकाम कोशिश की और राम मंदिर बनने के बाद भी इसकी सुरक्षा को लेकर लगातार अलर्ट मिलते रहे। इस बार भी आतंकियों ने राम मंदिर को टारगेट बनाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ने राम मंदिर पर हमले की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में फरीदाबाद से आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। आतंकी अब्दुल रहमान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर राम मंदिर पर हमला करने की साजिश रच रहा था। उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ में राम मंदिर पर हमले की साजिश पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों की पूरी डिटेल आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि आतंकी अब्दुल रहमान ने किस तरह राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश रची। पहले अयोध्या के मिल्कीपुर में के रहने वाले आतंकी अब्दुल रहमान ने अयोध्या जाकर राम मंदिर की रेकी की। इसके बाद प्लान के तहत वो दिल्ली के पास फरीदाबाद पहुंचा और शंकर नाम बताकर रहने लगा। पाकिस्तान से हमले का आदेश मिलने के बाद आतंकी अब्दुल रहमान को फरीदाबाद में आईएसआई के हैंडलर ने 2 ग्रेनेड सौंपे। ग्रेनेड लेकर आतंकी अब्दुल रहमान अयोध्या की ट्रेन पकड़ने के लिए निकला और जांच एजेंसियों ने उसे ग्रेनेड के साथ ही गिरफ्तार कर लिया। तो आगे आपको खबर बताऊं, उससे पहले एक और बड़ी खबर बता दूं, वो धमाका जो चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने किया है। भारतीय टीम अब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, रोहित शर्मा और उनकी टीम अब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने 4 विकेट से मैच जीत लिया है और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, 265 रन का स्कोर बनाया और भारत के सामने यह लक्ष्य रखा, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार तरीके से 4 विकेट रहते हुए यह मैच जीत लिया और अब भारत फाइनल में है। और अब साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल में होगा। जो उनमें से जीतेगा वो भारत से फाइनल खेलेगा। तो और केएल राहुल जो है, उन्होंने छक्का मारकर भारत को फाइनल में पहुंचाया है, छक्का मार के जीत दिलाई है। कुछ लोग रोहित शर्मा के मोटापे का जिक्र कर रहे थे, घटिया कैप्टन बता रहे थे। उन लोगों को भी एक करारा जवाब है कि वही कप्तान जो है वो भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में लेकर गया है। तो कांग्रेस की प्रवक्ता जो कल रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठा रही थी कि क्या ही कैप्टन है, सबसे बेकार कैप्टन, वो कांग्रेस की प्रवक्ता देखें कि आज भारत फाइनल में पहुंच गया, उसी कप्तान की कप्तानी में पहुंचा है जिसको कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बेकार का बता रही। ये बड़ी खबर है चैंपियंस ट्रॉफी से कि भारत अब फाइनल में वहां पर पहुंच गया है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं खबरों। कोर्ट ने, अभी मैं आपको बता रहा था कि कैसे राम मंदिर को दहलाने का प्लान था। कोर्ट ने आतंकी अब्दुल रहमान को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। शुरुआती पूछताछ में उसने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर पर हमले की साजिश की बात कबूल भी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आतंकी अब्दुल रहमान ने बताया कि राम मंदिर उसकी टारगेट लिस्ट में शामिल था। आतंकियों का मकसद राम मंदिर पर ग्रेनेड से हमला करके बड़े पैमाने पर तबाही मचाना था।
इसके अलावा यूपी की कई सरकारी इमारतों पर भी आतंकी हमले का प्लान था। हमले के लिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के आदेश का इंतजार किया जा रहा था। यानी सब कुछ प्लान बन चुका था, बस राम मंदिर टारगेट था। फरीदाबाद में आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को राम मंदिर पर आतंकी हमले का ब्लूप्रिंट भी मिल गया। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद में आतंकी अब्दुल रहमान के ठिकाने से छापेमारी में एक पेन ड्राइव मिली है। इस पेन ड्राइव में राम मंदिर और दूसरी जगहों पर हमले का ब्लूप्रिंट मिला। पेन ड्राइव में राम मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थलों की जानकारी मिली। आतंकी अब्दुल रहमान के मोबाइल फोन से कई व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला, जिनमें पाकिस्तानी नंबर मिले। जांच एजेंसीज अब आतंकी अब्दुल रहमान के मोबाइल फोन से मिली व्हाट्सएप चैट को डिकोड करने में जुट गई हैं, ताकि आतंक के इस मॉड्यूल से जुड़े हर किरदार को बेनकाब किया जा सके। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने मंसूबे पूरे करने के लिए आतंकी अब्दुल रहमान को जरिया बनाया, तो दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने आतंकी हमले के लिए उसका ब्रेन वॉश किया। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक 10 महीने पहले आतंकी अब्दुल रहमान आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़ गया। सोशल मीडिया के जरिए वो आईएसकेपी के संपर्क में आया। आतंकी संगठन ने ब्रेन वॉश करके उसे राम मंदिर पर हमले के लिए तैयार किया। आतंकी संगठन के हैंडलर्स ने अब्दुल से कहा कि अयोध्या में जुल्म हुआ, तुम्हें बदला लेना है। इसके बाद राम मंदिर पर हमले की साजिश ऑनलाइन रची गई। मिल्कीपुर में अपनी दुकान पर ही अब्दुल रहमान ने आतंकी हमले की ट्रेनिंग ली। आतंकी हमले की ट्रेनिंग लेने के बाद आतंकी अब्दुल रहमान हैंडलर से मिलने फरीदाबाद भी गया, लेकिन उसके परिवार को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा इतनी बड़ी आतंकी साजिश में शामिल हो सकता है। आतंक के आरोप में गिरफ्तार बेटे के पिता का क्या कहना है, वो भी सुनिए। हमको जरा सा भी इसके बारे में नहीं पता था कि ये क्या कहाँ जा रहा है। खाली इतना बता के गया कि हम दिल्ली मरकज जा रहे हैं। तो यानी मरकज में अमूमन तौर पे जाया करता था। यानी एक बार अभी उसमें गया था 4 महीने के लिए, तो मरकज भी नहीं था, तो 2-3 जगह गया था। अच्छा, कहाँ गया था? वो पहले दिल्ली में 40 दिन थे, उसके बाद फिर विशाखापट्टनम, फिर वहां से आए दिल्ली, फिर चले गए थे मरकज। यानी फैजाबाद से एक शख्स आए थे, हाफिज उस्मान साहब, फैजाबाद के रहने वाले। जी वहाँ सराय मस्जिद में, वहीं पे उनका मस्जिद में अपना उनका रहते हैं, मरकज है वो भी। आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ में कई संदिग्धों के नाम सामने आए, जिनकी तलाश में जांच एजेंसियों ने छापेमारी शुरू कर दी। आतंकियों के स्लीपर सेल एटीएस के रडार पर आ चुके हैं, जिनकी तलाश में यूपी एटीएस ने आज लखनऊ और इसके आसपास मोहनलालगंज में छापेमारी की। इसके अलावा यूपी एटीएस की टीम आजमगढ़, बलिया, मऊ और अयोध्या भी गई, जबकि हरियाणा एटीएस ने सोहाना में छापे मारे। यूपी एटीएस की टीम अयोध्या के मिल्कीपुर में आतंकी अब्दुल रहमान के घर गई। अब्दुल के घर में 2 घंटे सर्च ऑपरेशन चला। 4 घंटे तक पिता अबू बकर से पूछताछ हुई। आतंकी अब्दुल की अलमारी से कैश, लकड़ी से बनी बंदूक और दूसरा सामान बरामद किया गया। आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां महाकुंभ के दौरान राम मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ाए जाने के मामले को लेकर फिर से अलर्ट हो गई, क्योंकि आतंकी अब्दुल रहमान को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। महाकुंभ के दौरान 17 फरवरी को राम मंदिर के गेट नंबर 3 के पास संदिग्ध ड्रोन उड़ा था। हालांकि राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से इसे मार गिराया गया, और राम मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ाने की घटना को लेकर जो लोग हिरासत में लिए गए वो भी हरियाणा से ही थे। अब जांच एजेंसीज इस बात का पता लगाने में जुट गई हैं कि कहीं आतंकी अब्दुल रहमान का इस घटना से भी कोई कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि जांच में यह भी पता चला है कि अब्दुल रहमान इंटरनेट पर ड्रोन उड़ाने से जुड़े वीडियो भी देखा करता था। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा के लिए तो पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने पुख्ता इंतजाम किए ही हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ यूपी में दूसरी जगहों पर सनातन के गौरव को लौटाने की मुहिम में भी जुटे हैं। जिनको अयोध्या से दिक्कत है भाई, उनको संभल से भी दिक्कत है। सीएम योगी की इस मुहिम के बीच आज संभल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ गई, जिसने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी यादों को ताजा कर दिया। संभल में सनातन के गौरव को लौटाने की जो लड़ाई सीएम योगी शुरू कर चुके हैं, उसमें आज अयोध्या वाला टर्निंग पॉइंट आ गया, जिसे हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत बता रहा है। दरअसल कोर्ट ने आज हिंदू पक्ष की वो मांग मान ली जिसमें संभल की शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा कहे जाने की मांग थी। सुनिए आज यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने संभल में सनातन की पहचान मिटाने वालों को कैसे निशाने पर लिया। 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी होगा। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19
कूप भी थे जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। अब बात संभल में आए उस टर्निंग पॉइंट की जिसकी वजह से राम मंदिर आंदोलन फिर चर्चा में। दरअसल ऐसा पहली बार हुआ जब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उस इमारत को विवादित ढांचा करार दिया है जिसकी पहचान अब तक संभल की शाही जामा मस्जिद के तौर पर होती थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शाही जामा मस्जिद नहीं, विवादित ढांचा है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान ऐतिहासिक इमारत को विवादित ढांचा लिखा गया, जिसके बाद कोर्ट रिकॉर्ड्स में अब यह विवादित मस्जिद विवादित ढांचा कहलाएगी। आज से पहले इस इमारत की पहचान शाही जामा मस्जिद के तौर पर थी और अब कानून की नजर में शाही जामा मस्जिद विवादित ढांचा ही बच गई है। हाईकोर्ट के जज रोहित रंजन अग्रवाल ने अपने फैसले से आज इसे विवादित ढांचा लिखवाया। इलाहाबाद कोर्ट के स्टैंड पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को भी सुना कि जब कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग होता है और एक पक्ष का ये क्लेम है कि मस्जिद है और दूसरे पक्ष का ये क्लेम है कि इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक हिंदू मंदिर के हैं, तो जब तक कोर्ट उस इश्यू को फाइनली डिसाइड ना कर दे तब तक उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में उपयोग किया जाता है। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा जाता है जुडिशियल पार्लेंस में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राम मंदिर के केस में भी 70 साल जब मामला कोर्ट में पेंडिंग रहा तो कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग ना उसको मस्जिद कह सकता है ना उसको मंदिर कह सकता है। वहाँ पे जिस तरह से पेंट का उपयोग किया गया है, पेंट सिर्फ एक बहाना है। मेन जो वहाँ पे हिंदू मंदिर के सबूत हैं उसको छुपाने की पूरी कोशिश है और जिस पेंट का उपयोग किया गया है वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में अलाउड ही नहीं है। यानी संभल को लेकर भी हिंदू पक्ष को लग रहा है कि उसकी बड़ी जीत हुई। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, पीएम मोदी का मेगा प्लान। अब वो ट्रक लेकर आए जो महंगाई घटाने के काम आएगी क्या, अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि वो वक्त से आगे की तैयारी करने में विश्वास करते हैं और जब वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का टारगेट बताते हैं तो उसके हिसाब से तैयारियां भी करते हैं। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र के लिए भारत को तैयार करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर बूस्ट देना हो, या फिर देश के पास ईंधन के लिमिटेड रिसोर्स की दिक्कत को समझते हुए उसके भी विकल्प तलाशने। पीएम मोदी का विजन है कि कैसे पेट्रोल डीजल का विकल्प ढूंढा जाए, तैयार किया जाए ताकि पेट्रोल डीजल के आयात का खर्चा भी कम हो, पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण भी कंट्रोल में रहे और साथ ही साथ ऐसा सस्ता विकल्प मिले जो महंगाई कंट्रोल करने के भी काम है। ऐसा ही एक विकल्प है ग्रीन हाइड्रोजन, जो पेट्रोल डीजल की छुट्टी कर सकता है, जिस पर भारत तेजी से काम कर रहा है और इतनी तेजी से काम कर रहा है कि आज देश का पहला हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च हो गया है। ये तस्वीर देखिए, आप जो सड़क पे ट्रक देखते थे ये उससे बहुत अलग चीज है। नितिन गडकरी ने पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाले ट्रक को हरी झंडी दिखा दी। टाटा मोटर्स ने ऐसे 16 हाइड्रोजन ट्रक तैयार कर लिए हैं जो एक बार हाइड्रोजन फ्यूल भरवाने के बाद 550 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं और जीरो कार्बन उत्सर्जन। अब इनमें से 3 ट्रकों का अगले 24 महीनों तक अलग अलग रूट्स पर ट्रायल होगा। टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इस प्रोजेक्ट का मकसद देश में हाइड्रोजन व्हीकल की टेक्नोलॉजी को परखना है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी क्या जरूरतें हैं यह भी पता लग जाएगा। यानी अभी जो ट्रक चलते हैं, कम माइलेज देते हैं, उसके हिसाब से अभी वाले ट्रक का बाप आ गया है। दूसरा, अभी ट्रक के पीछे चलिए तो आपका चेहरा भी काला अगर आप बाइक पर हैं, इतना धुआं फेंकता है। कई बार जो है वो गाड़ी गंदी हो जाती है, इतना धूल उड़ाते चलता है। ये ट्रक जो है वो प्रदूषण भी नहीं फैलाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर मोदी सरकार की प्लानिंग बड़ी है, लेकिन अभी तो आप ये देखिए कि जो हाइड्रोजन ट्रक आज लॉन्च हुए हैं, अगर वो डीजल ट्रकों की जगह ले लें तो देश में क्या असर आएगा, महंगाई तक पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जो हाइड्रोजन ट्रक आज लॉन्च हुआ वो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में 10 से 15 किलोमीटर चल सकता है, जबकि डीजल ट्रकों की माइलेज 3 से 4 किलोमीटर प्रति लीटर की होती है। यानी कि एक झटके में ट्रकों से माल ढुलाई का खर्च 1/4 हो सकता है और जब माल ढुलाई का खर्च कम होगा तो सामानों की कीमत भी घटेगी और महंगाई भी घटेगी। हर महीने में हाइड्रोजन फ्यूल पेट्रोल डीजल से 4 कदम आगे। तभी तो पूरी दुनिया में हाइड्रोजन वाहनों के ट्रायल चल रहे हैं। भारत भी इसमें पीछे नहीं। हाइड्रोजन ट्रक से पहले हाइड्रोजन कार आ चुकी है जिसका नाम टोयोटा मिराई है।
देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन भी शुरू होने वाला है, जो इसी साल हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। और अब देश का पहला हाइड्रोजन ट्रक भी लॉन्च हो चुका है। आपको यह भी मन जानने की इच्छा होगी कि हाइड्रोजन फ्यूल काम कैसे करता है। तो इसे समझना के लिए हाइड्रोजन वाहन को चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फ्यूल के बीच रासायनिक क्रिया से बिजली जनरेट की जाती है। इस रासायनिक क्रिया के बाय प्रोडक्ट के तौर पर पानी और बिजली बनती है। इसी बिजली से वाहन को चलाया जाता है और पानी वेस्ट के तौर पर बाहर निकल जाता है। तो यानी पर्यावरण को भी बचाएगा, बहुत देखने में भी शानदार, प्रदूषण कम करेगा, पैसा भी बचाएगा। फिलहाल एक छोटे से